India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अनुच्छेद 370 को चुनौती देने को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर 9वें दिन की सुनवाई पूरी। गुरुवार को मामले पर सरकार और याचिकाकर्ताओं से अपनी दलील देना शुरू करेंगे। सीजेआई ने पूछा, क्या भारत को एकजुट करने के प्रावधान संविधान में नहीं होना चाहिए? उत्तर पूर्वी राज्यों में बना रहेगा स्पेशल स्टेटस। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया आश्वासन। अदालत ने कहा, हम इस अर्जी पर सुनवाई नहीं करेंगे। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। एंटीलिया के बाहर बम विस्फोट मामले में है आरोपी। महिला कांस्टेबल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिंग परिवर्तन सर्जरी की दी इजाजत। कहा, लिंग परिवर्तन कराना है संवैधानिक अधिकार। India Legal presents Courts Roundup. जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा है कि किसी भी राज्य को मिले स्पेशल स्टेटस को बदलने का इरादा नहीं है। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब केंद्र का किसी भी राज्य के स्पेशल स्टेटस बदलने का कोई प्लान नहीं तो हमें आशंकाओं में क्यों जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मनीष तिवारी ने कहा था कि 370 का असर पूर्वोत्तर राज्यों को दिए गए स्पेशल स्टेटस पर भी पड़ेगा और जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने यह आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान दिया है। केंद्र ने कहा है कि केंद्र का उत्तर पूर्वी राज्यों या किसी राज्य में लागू स्पेशल स्टेटस को छूने या छेड़छाड़ का कोई इरादा नहीं है। कोर्ट ने केंद्र के भरोसे को रिकॉर्ड पर लिया है। कोर्ट ने कहा कि वो किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएगा। कोर्ट ने अनुच्छेद 370 मामले में दाखिल अर्जी पर सुनवाई बंद की। एक अर्जी पर वकील मनीष तिवारी की दलीलों पर केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़ा विरोध जताते हुए ये बात कही। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मामले में सुनवाई के 9वें दिन 5 जजों के संविधान पीठ के सामने एक अर्जी पर बहस करते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि 370 का असर पूर्वोत्तर राज्यों को दिए गए स्पेशल स्टेटस पर भी पड़ेगा। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया और कहा कि हमें इस मामले में बीच के अंतर को समझना होगा। हम यहाँ जम्मू कश्मीर में लागू अस्थायी 370 पर विचार कर रहे हैं। यहाँ मुद्दा उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू स्पेशल स्टेटस का नहीं है। हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि केंद्र का किसी भी उत्तर पूर्वी या और किसी राज्य के स्पेशल स्टेटस को छूने का कोई इरादा नहीं। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हमें आशंकाओं में क्यों जाना चाहिए? जब केंद्र का ऐसा कोई इरादा नहीं है तो हमें इसकी आशंका क्यों होनी चाहिए? केंद्र सरकार के बयान से आशंकाएं दूर हो गई हैं। जस्टिस एसके कौल ने कहा, अनुच्छेद 370 अस्थायी। बेशक ये तर्क दिया गया है कि यह अस्थायी नहीं, लेकिन यह अस्थायी ही है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर अर्जी पर सुनवाई नहीं करेंगे। हम केंद्र के भरोसे को रिकॉर्ड पर लेंगे और सुनवाई को बंद करेंगे। हम आशंकाओं पर सुनवाई नहीं करेंगे और न ही 370 के अलावा किसी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। दरअसल 370 पर सुनवाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश के नेता पादी रिको की तरफ से बहस करते हुए वकील मनीष तिवारी ने कहा कि 370 को हटाने का असर पूर्वोत्तर के राज्य में जारी विशेष प्रावधान 371 पर भी पड़ेगा। मनीष तिवारी के इस बयान पर केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ऐतराज जताते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्य को मिले विशेष अधिकारों को छूने का कोई इरादा नहीं है। चीफ जस्टिस ने भी केंद्र सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अपने बयान से आशंकाएं दूर कर दी हैं और अदालत को इस मामले में नहीं जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट। अनुच्छेद 370 को चुनौती देने को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर आज 9वें दिन की सुनवाई पूरी हुई। गुरुवार से इस मामले पर सरकार और अनुच्छेद 370 निरस्त करने का समर्थन करने वाले याचिकाकर्ताओं को अपनी दलील देना शुरू करेंगे। सीजेआई ने कहा कि संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इसका मतलब अब सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक लगातार संविधान पीठ अनुच्छेद 370 पर दलीलें सुनेगा। हालांकि कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि आपकी तरफ से कौन कौन लोग दलील देंगे और वो कितना समय लेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि अटॉर्नी जनरल और मैं सोमवार तक अपनी दलील पूरी कर लेंगे। इसके बाद हरीश साल्वे, दिनेश द्विवेदी समेत अन्य वकील भी अपनी दलील रखेंगे। सीजेआई ने कहा कि क्या हम एक परिकल्पना के रूप में अनुच्छेद 370 को दो अंतिम बिंदुओं के रूप में नहीं मान सकते हैं। पहला, अनुच्छेद 370 की उपधारा 2 जो जम्मू कश्मीर के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा के गठन को संदर्भित करता है। दूसरा, अनुच्छेद 370 की उपधारा 3 का प्रावधान जो संविधान सभा की सिफारिश की आवश्यकता निर्धारित करता है। सीजेआई ने कहा कि संविधान बनने के बाद इस मसले पर चुप्पी है। जब ऐसी स्थिति हो तो हम कह सकते हैं कि 370 ने अपना काम कर लिया। सीजेआई ने पूछा तो क्या हमें इसका ये मतलब निकालना चाहिए कि जम्मू कश्मीर संविधान भारतीय संविधान पर हावी हो रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर के संविधान ने भारत के साथ उसके संबंधों का दायरा तय किया है। क्या भारत को इस रिश्ते में बांधने के लिए भारतीय संविधान में इसका प्रावधान नहीं होना चाहिए? अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। आपको बता दें कि इसको लेकर सीजेआई ने ये भी पूछा है कि इस पूरे अनुच्छेद की जो सुनवाई हो रही है उसको लेकर कितना वक्त दलीलें देने में लगेगा। लेकिन अनुच्छेद 370 की बात अगर की जाए तो चुनौती देने को लेकर जो दाखिल की गई याचिकाएं हैं उस पर आज की 9वें दिन की सुनवाई पूरी की जा चुकी है। गुरुवार से यानी कि कल से इस मामले पर सरकार और अनुच्छेद 370 निरस्त करने का समर्थन करने वाले याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलील देना शुरू करेंगे। सीजेआई ने पूछा है संविधान पीठ के मामले की सुनवाई के वक्त अब सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक लगातार संविधान पीठ अनुच्छेद 370 पर दलीलें सुनेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये भी पूछा गया सीजेआई की तरफ से कि दलील देने में किसको कितना वक्त लगेगा। इस पर जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को ये बताया है कि अटॉर्नी जनरल और मैं सोमवार तक अपनी दलीलों को पूरा कर लेंगे। इधर सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी की प्रोफेसर और भीमा कोरेगांव जातीय हिंसा घटना की आरोपी शोमा सेन द्वारा उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के आधार पर दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस SPN भट्टी की खंडपीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने सेन को जमानत के लिए अपने मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत से संपर्क करने का निर्देश दिया था। सोमा सेन पुणे के भीमा कोरेगांव में 2018 में हुई जाति आधारित हिंसा और प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के लोगों के साथ
कथित संबंध के सिलसिले में गिरफ्तार होने के बाद वो जून 2018 से गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत अपराध के लिए जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई में सह अभियुक्त ज्योति जगताप की जमानत याचिका के साथ सेन की विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया। एनआईए के आदेश पर मामले को 4 अक्टूबर तक स्थगित करने का निर्देश देने से पहले खंडपीठ ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नूपुर कुमार के माध्यम से सेन द्वारा मेडिकल आधार पर दायर अंतरिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। पिछले महीने सह आरोपी गुंजाल्वेस और फरेरा को लगभग 5 साल की हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जस्टिस बोस ने जस्टिस सुधांशु धूलिया के साथ कारावास की अवधि पर विचार करने के अलावा ये भी माना कि अकेले आरोपों की गंभीरता जमानत से इनकार करने और उनकी निरंतर हिरासत को उचित ठहराने का आधार नहीं हो सकती है। अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर और नागपुर यूनिवर्सिटी में पूर्व विभागाध्यक्ष सोमा सेन के साथ साथ 15 अन्य लोगों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पुणे के भीमा कोरेगांव में जातीय हिंसा के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था। हालांकि उनमें से एक ईसाई पादरी और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी का जुलाई 2021 में निधन हो गया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने एंटीलिया के बाहर बम और मनसुख हीरेन हत्या के मामले में आरोपी पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी है। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने पिछले हफ्ते फैसला सुरक्षित रखने के बाद इस साल जनवरी में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। 25 जनवरी 2021 को अरबपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास धमकी भरे पत्र के साथ विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार मिली। 10 दिन बाद 4 मार्च 2021 को व्यवसायी मनसुख हीरेन का शव थाने क्रीक से बरामद किया गया। वो स्कॉर्पियो का मालिक था और उसने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए द्वारा जांच अपने हाथ में लेने के तुरंत बाद तत्कालीन एपीआई सचिन वाजे जो शुरू में मामले की जांच कर रहे थे, उनको शर्मा सहित 9 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया। ये केंद्रीय एजेंसी का मामला है कि शर्मा ने कथित तौर पर मामले में सबूत नष्ट करने में वाजे की मदद की और वो अपने लोगों की मदद से हीरेन की हत्या की साजिश रचने के साथ साथ उसे अंजाम देने में भी शामिल था। फरवरी 2022 में विशेष एनआईए अदालत ने मुंबई के पूर्व पुलिसकर्मी द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी। शर्मा ने ये दावा करते हुए जमानत मांगी कि आरोप पत्र में उनके खिलाफ आरोप थाने निवासी मनसुख हीरेन की हत्या की साजिश में शामिल होने तक सीमित है। आवेदन में ये भी दावा किया गया कि एजेंसी के पास ये दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि वो उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास वाहन में विस्फोटक खरीदने या रखने में शामिल है। हालांकि इन दलीलों को विशेष न्यायाधीश एटी वानखेड़े का समर्थन नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि हालांकि न्यायोत्तर स्वीकारोक्ति या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस को आमतौर पर सबूत के कमजोर टुकड़े माना जाता है, फिर भी अगर वो स्वैच्छिक, सच्चे और प्रलोभन से मुक्त साबित होते हैं तो सजा के लिए आधार के रूप में काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत को स्वीकारोक्ति की विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त होना चाहिए। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको न्यायोत्तर स्वीकारोक्ति के बारे में जानकारी देंगे। देखिए इस रिपोर्ट को। मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन का तो हम सभी ने सुना है, बट लेट्स टॉक अबाउट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन टुडे। जैसे कि शब्दों से समझ आ रहा है, एक ऐसा कन्फेशन जो जुडिशियल लिमिट्स के बाहर हो, कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ना हो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पवन कुमार चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस पर रिलाई करते हुए कहा कि ऐसे कन्फेशन वीक पीस ऑफ एविडेंस माने जाते हैं अक्सर, क्योंकि इनकी रिलायबिलिटी क्वेश्चनेबल रहती है। बट ऐसे कन्फेशन कई बार कन्विक्शन के ग्राउंड हो सकते हैं अगर ये प्रूफ हो जाए कि वो वॉलंटरीली है, यानी
यानी कि कोई जबरदस्ती से नहीं है, ट्रुथफुल है, फ्री ऑफ इंड्यूसमेंट है। अगर कोर्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को रिलायबल कंसीडर करता है तो ऐसे कन्फेशन भी कंसिडरेबल एविडेंस की तरह एक्सेप्ट किए जाते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू इस चीज पर भी डिपेंड करेगी कि वो किसके सामने किया गया है। ये अजम्पशन रहता है कि हम कन्फेशन उन्हीं के सामने करते हैं जिन पर हमें फेथ होता है, जिनमें हमारा प्रीवियस ट्रस्ट रिलाइड रहता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि लिंग परिवर्तन एक संवैधानिक अधिकार है और इसके साथ ही लिंग परिवर्तन सर्जरी की अनुमति मांगने वाली महिला कांस्टेबल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जेंडर चेंज यानी लिंग परिवर्तन करवाना संवैधानिक अधिकार है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आधुनिक समाज में पहचान बदलने के अधिकार से वंचित किया जाना सिर्फ लिंग पहचान विकास सिंड्रोम कहलाएगा। अदालत ने महिला सिपाही की अर्जी पर यूपी के डीजीपी को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अजीत कुमार के सिंगल बेंच ने यूपी पुलिस की महिला सिपाही नेहा सिंह की अर्जी पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है, कभी कभी ऐसी समस्या बेहद घातक हो सकती है। ऐसा व्यक्ति विकार, चिंता, अवसाद, नकारात्मक छवि और किसी की यौन शारीरिक रचना के प्रति नापसंदगी से पीड़ित हो सकता है। महिला सिपाही नेहा सिंह की तरफ से कोर्ट में जेंडर डिस्फोरिया पीड़ित होने का हवाला दिया गया था। याचिका में बताया गया था कि याची खुद को एक पुरुष के रूप में पहचानती है, इसीलिए सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाना चाहती है। याची का कहना था कि सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कराने का आवेदन पुलिस महानिदेशक कार्यालय में 11 मार्च को अर्जी दिया गया था, लेकिन आवेदन पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया, इसीलिए उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ और अन्य मामले पर भरोसा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के आवेदन को रोकना उत्तरदाताओं के लिए उचित नहीं है। इसी मामले में शीर्ष अदालत ने ट्रांसजेंडर लोगों को पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर के रूप में अपने लिंग की स्वयं पहचान करने का अधिकार देते हुए उन्हें थर्ड जेंडर घोषित किया था। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया। फैसले में लिंग पहचान को व्यक्ति की गरिमा का अभिन्न अंग माना गया है। ये तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले के अनुसार, जिसमें लिंग पहचान को किसी व्यक्ति की गरिमा का अभिन्न अंग घोषित किया गया, प्रतिवादी अधिकारी याचिकाकर्ता के मामले में निर्णय लेने के लिए बाध्य है। याचिकाकर्ता के वकील ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों को संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 15 का भी उल्लेख किया, जो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी और हार्मोनल थेरेपी सहित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से संबंधित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिंग परिवर्तन कराने की मांग के प्रार्थना पत्र को पुलिस महानिदेशक को निस्तारित करने का निर्देश दिया। महिला सिपाही की अर्जी पर अदालत ने यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने को भी कहा है। हाईकोर्ट ने आवेदन को रोकना उचित नहीं माना। पुलिस महानिदेशक और यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी गई है। महिला सिपाही की अर्जी पर 21 सितंबर को फिर से हाईकोर्ट सुनवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन न्यूज। 1984 सिख दंगों के दौरान जनकपुरी और विकासपुरी में सिखों की हत्या के मामले में आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 153 ए, 307, 308, 323, 325, 395, 436 के तहत चार्ज तय किए हैं। हालांकि एसआईटी द्वारा उनके खिलाफ हत्या की धारा 302 भी लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने हटा दिया है। कोर्ट को बताया गया कि सज्जन कुमार इस केस में हिरासत में नहीं हैं। सज्जन कुमार इस मामले में जमानत पर हैं। दरअसल 2015 में एसआईटी ने सिख दंगा मामले में जनकपुरी और विकासपुरी में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। जनकपुरी में 2 सिखों सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की 1 नवंबर 1984 को हत्या की गई थी। वहीं विकासपुरी पुलिस स्टेशन के एरिया में गुरुचरण सिंह को जला दिया गया था और इसके 30 साल बाद उनकी मौत हो गई। पूरे मामले में एसआईटी ने सज्जन कुमार का मई 2018 में पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया था। साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्वर्ण मंदिर परिसर में चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी थी और इसके बाद सिख विरोधी दंगे दिल्ली और पंजाब सहित कई हिस्से में शुरू हो गए थे। इसमें लोगों को सिखों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई थी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि कुछ महिलाओं ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का दुरुपयोग करके कानूनी आतंकवाद फैलाया है। 498A का प्रावधान घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ है। ये प्रावधान जो एक महिला के खिलाफ उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का अपराध मानता है। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति शुभेंदु सामंत ने कहा कि धारा 498A महिलाओं के कल्याण के लिए पेश की गई थी, लेकिन अब झूठे मामले दर्ज करके इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। न्यायाधीश ने कहा कि विधानमंडल ने समाज से दहेज की बुराई को खत्म करने के लिए धारा 498A का प्रावधान लागू किया, लेकिन कई मामलों में देखा गया कि इस प्रावधान का दुरुपयोग करके नया कानूनी आतंकवाद फैलाया जाता है। एक व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धारा 498A के मामले को रद्द करते हुए अदालत ने कहा, आपराधिक कानून एक शिकायतकर्ता को आपराधिक शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है, लेकिन इसे ठोस सबूत जोड़कर उचित ठहराया जाना चाहिए। अदालत उस व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अक्टूबर और दिसंबर 2017 में उसकी अलग रह रही पत्नी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक मामलों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका के अनुसार पत्नी ने पहली बार अक्टूबर 2017 में याचिकाकर्ता पति के खिलाफ मानसिक और शारीरिक क्रूरता का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने कुछ गवाहों और जोड़े के पड़ोसियों के बयान भी दर्ज किए। हालांकि पुलिस ने कहा कि पति के खिलाफ केवल सामान्य और सर्वव्यापी आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा पत्नी ने दिसंबर 2017 में एक और शिकायत दर्ज की। इस बार पति के परिवार के सदस्यों का नाम लेते हुए उन पर क्रूरता करने और उसे मानसिक और शारीरिक यातना देने का आरोप लगाया। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध साबित करने वाला कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। चलिए तो कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.